welcome back to EduClat special segment called Factual 5. So here we used to discuss top 5 facts which are very important from examination point of view as well as knowledge perspective. So let's start with today's first fact, that is High Court seeks FIU stand on PayPal plea against rupees 96 lakh penalty. So this fact is a relevant fact because let's discuss first of all about FIU. So what is FIU? Financial Intelligence Unit. Okay, so the Financial Intelligence Unit is an organization under Department of Revenue, Government of India. Government of India की एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है. उसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, जो ये ध्यान देती है कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केसेस पे ये इसका काम है कि वो देखती है, रिपोर्ट्स बनाती है, अपना जो मनी लॉन्ड्रिंग लॉज का जो वायलेशंस होते हैं उसको ध्यान रखते हुए फिर वो ऑर्डर पास करती है, पेनल्टी इंपोज करती है. ये बेसिकली जो आपका PMLA एक्ट है उसके अंदर ये बॉडी बनी. इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू. इसका काम क्या है, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, इसका काम है टू असेस की मार्केट में कौन सी कंपनी क्या कर रही है, क्या क्या उसका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, जो भी ट्रांजैक्शनल बैकग्राउंड है, क्या क्या ट्रांजैक्शन किस तरीके से हो रही है, क्या मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, इन सारी चीजों पे ध्यान कौन रखता है? FIU रखता है. FIU का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट. इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, इसके बारे में हमने बात कर लिया इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. ठीक है, सो अब हम इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में बात करते हैं. तो दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी रेस्पॉन्स मांगा है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट से. बट सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये रेस्पॉन्स मांगा क्यों है? तो ये रेस्पॉन्स इसलिए मांगा है क्योंकि जो FIU है उन्होंने ऑर्डर पास किया था, 27 पेज का ऑर्डर पास किया था ऑन December 17 और पेनल्टी इम्पोज की थी इन्होंने. ठीक है, पेपल के अगेंस्ट 96 लाख रुपीस का पेनल्टी इम्पोज किया था. किसने किया था? FIU ने किया था. ठीक है, सो उसी ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट में पेपल प्लिया लेकर आई है दैट 96 लाख पेनल्टी जो इम्पोज किया गया है पेपल के ऊपर वो सही नहीं है. ठीक है, सो इसके ऊपर फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने FIU को एक नोटिस जारी किया है और उन्होंने मांगा है कि आप रिप्लाई दीजिए और बताइए कि आपका जो भी ये ऑर्डर है इसका क्या बेसिस है. सो उन्होंने प्रॉपर एक रिपोर्ट मांगा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने किससे मांगा है? FIU से मांगा है. ठीक है, सो अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर ऑर्डर की जो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो पेपल के अगेंस्ट जो आया है ना आपका 96 लाख पेनल्टी, उसके अगेंस्ट FIU से जो रिपोर्ट मांगी है वो जस्टिस प्रतिभा M सिंह ने नोटिस इशू किया है अगेंस्ट FIU in order to get the report on rupees 96 lakh imposition of rupees 96 lakh penalty on PayPal. तो ये जो ऑर्डर पास किया था FIU ने, ये किस लिए था? सो अकॉर्डिंग टू FIU उनका मानना है कि पेपल जो है वो डिफीट कर रहा है PMLA का जो टेनेंट्स है, PMLA का जो क्रक्स है, जो ऑब्जेक्टिव है. ठीक है, उन सबको ये क्या कर रहा है? कॉन्ट्रवेंशन कर रहा है, कॉन्ट्रवीन कर रहा है उसके ऑब्जेक्टिव को, और उसके जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सिग्निफाई कर रहे हैं किसकी ओर वो दिखा रहा है, तो मनी लॉन्ड्रिंग की ओर दिखा रहा है. इसलिए FIU ने ये पेनल्टी इम्पोज की थी. ठीक है, सो थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है वो क्या करता है? प्रिवेंट करता है किस तरीके के एक्शंस को? मनी लॉन्ड्रिंग के एक्शंस को प्रिवेंट करता है. ठीक है, सो ये फैक्ट था जिसमें हमने देखा कि पेपैल के अगेंस्ट पेनल्टी इम्पोज किया है. किसने किया है? FIU ने किया है. रुपीज 96 लाख पेनल्टी इम्पोज किया है. FIU ने अपने ऑर्डर में जो 17 दिसंबर को ऑर्डर पास हुआ था उसके अगेंस्ट प्लिया डाला हाई कोर्ट के अंदर पेपल ने, और फिर दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस प्रतिभा M सिंह की बेंच ने नोटिस इशू किया है. किसको किया है? FIU को किया है टू गेट यू कैन से आप अपना स्टैंड बताइए. उन्होंने FIU का स्टैंड मांगा है कि आप बताइए कि क्या क्या ग्राउंड्स हैं, किस ग्राउंड्स पे अपनी ये
पेनल्टी इम्पोज की है और अपना रिपोर्ट बताइए कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर न्यूज। सो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज लोकसभा पासेस इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल दैट लिंक्स आधार टू वोटर आईडी। ये फैक्ट भी इम्पोर्टेंट है। ये फैक्ट दो कारणों से इम्पोर्टेंट है। एक तो इसका जो भी ये जो बिल है ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि इलेक्शंस में वोटर आईडी जो अभी तक चल रहे थे, जो पहले से चल रहे हैं, जो आज भी चल रहे हैं, इसमें एक इशू है। कई जगह पे क्या है, एक इंसान के पास दो दो वोटर आईडी कार्ड है, अलग अलग एड्रेस पे, ठीक है। तो उसी को कर्व करने के लिए लोकसभा में एक बिल लाया गया, इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल, और इस पर्टिकुलर बिल का नाम है द इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021। सो इस इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल का नाम क्या है? तो इस बिल का नाम है इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल नाम है 2021। और इसको किन्होंने प्रेजेंट किया? तो मिनिस्टर किरण रिजिजू ने, जो लॉ मिनिस्टर है हमारे देश के, उन्होंने इसको प्रेजेंट किया हाउस के अंदर, और फिर ये वॉइस वोट के थ्रू पास भी कर लिया गया। जबकि बहुत ज्यादा जितने भी ऑपोजिशन लीडर्स थे, ऑपोजिशन मिनिस्टर्स थे, जो भी ऑपोजिशन लीडर्स हैं, उन्होंने इसके अगेंस्ट भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया, बट स्टिल ये जो बिल है ये पास कर लिया गया है लोकसभा के अंदर, ठीक है। और अब हम इस पर्टिकुलर बिल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये बिल जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल, इसका नाम है इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021। अब इस बिल के अंदर क्या क्या चीजें, हम इसके हम कुछ हाइलाइट्स देखेंगे इस बिल के। तो इस बिल में क्या है, ये वोटर आईडी को आधार कार्ड के साथ लिंक कर दिया जाएगा, ठीक है। सो इससे क्या होगा कि जो भी दो दो वोटर आईडी कार्ड लेकर घूम रहे थे लोग, अब वो कर्व कर लिया जाएगा। वो अब एक वोटर आईडी कार्ड जैसे आधार के साथ लिंक होगा, तो यू ऑल नो कि एक इंसान के पास एक ही आधार कार्ड हो सकता है, एक आधार नंबर से एक वोटर आईडी कार्ड लिंक हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे मिनिस्टर जो हैं, लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस बिल को प्रेजेंट किया लोकसभा के अंदर, और इसको वॉइस वोट के साथ पास कर लिया गया। इसके हाइलाइट्स को हमने देखा कि जो वोटर आईडी कार्ड्स हैं उसको आधार के साथ लिंक कर दिया जाएगा। बट स्टिल अब एक पॉइंट यहाँ पे आता है, क्या आधार फिर से आप मैंडेटरी कर रहे हो? अगर आपको वोटर आईडी कार्ड के साथ लिंक करना है तो फिर आप मैंडेटरी करोगे, आप मांगोगे कि आधार नंबर दो, ठीक है। जबकि प्रिवेसी इश्यूज के कारण पहले भी वो कर दिया गया था कि आधार नंबर मांगना कहीं भी मैंडेटरी नहीं होगा, ठीक है। बट स्टिल इस केस में है। और इसका एक और पहलू है कि अगर आपने कोई सही रीजन दिया है टू नॉट गिविंग द आधार नंबर, अगर जो इलेक्टोरल बॉडी है, जो इलेक्टोरल जो भी अथॉरिटी होगी, जिसके पास ये पावर होगा, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो होंगे, जिनके पास पावर होगा इस बिल के अंदर टू आस्क फॉर आधार नंबर टू गेट वोटर आईडी सिंक विद इट, ठीक है। तो अब इस केस के लिए क्या है, इस केस में अगर जो ऑफिसर के पास जो पावर है टू आस्क आधार नंबर फ्रॉम एनीवन, ठीक है, बट इसका एक यू कैन से कि सेविंग क्लॉज भी है, जहां पे ये कहा गया है कि अगर कोई रीजन देता है, कोई वैलिड रीजन देता है टू नॉट गिविंग द आधार नंबर, तो उस केस में फिर आधार के अलावा कोई दूसरा डॉक्यूमेंट देना जरूरी होगा। आधार नंबर उस केस में आधार नंबर देना जरूरी नहीं है। यू कैन गिव एनी अदर सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट अदर देन आधार कार्ड, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर बिल के बारे में हमने बात कर लिया। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट फैक्ट दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज जापान ओसाका गैस एंटर्स इंडियाज अर्बन गैस डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट, ठीक है। सो इस फैक्ट के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ये फैक्ट क्या है? तो ये फैक्ट है, आप देख सकते हैं जापान का जो ओसाका गैस कंपनी है, ठीक है, जापान की ओसाका गैस कंपनी जो है वो इंडिया में अब अर्बन गैस डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में एंटर हो रही है, ठीक है। अब ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एफडीआई है, यहाँ पे सारी चीजें हैं, जब बाहर से पैसा यहाँ आ रहा है, तो इस केस में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सो जापान की ओसाका गैस कंपनी जो है वो मंडे को उन्होंने अनाउंस किया कि दे आर एंटरिंग इनटू इंडियाज अर्बन गैस डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट, ठीक है। वो कैसे कर रहे हैं, उसका जो मॉडस ऑपरेंडाई है वो क्या है? सो दे आर इन्वेस्टिंग इन लोकल यूनिट ऑफ सिंगापुर बेस्ड एजीपी इंटरनेशनल होल्डिंग्स।
सिंगापुर की कंपनी है जो इंडिया में बेस्ड है, इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है, ठीक है। सो इस कंपनी में वो क्या कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है एज अ पार्ट ऑफ इट्स ओवरसीज एक्सपेंशन ड्राइव। तो ओसाका गैस कंपनी जो है वो सिंगापुर की एक इंडियन यूनिट है, सिंगापुर कंपनी की एक इंडियन यूनिट है जिसमें वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जो सिंगापुर बेस्ड जो यूनिट है एजीपी इंटरनेशनल होल्डिंग्स, वो भी इसी सेक्टर में डील करती है। तो ओसाका गैस जो ओसाका गैस कंपनी है वो इस तरीके से इंडिया के अर्बन गैस डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में एंटर हो रही है। सो दिस इज अ वेरी यू कैन से कि मार्केट में जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ेगा, जिस तरीके से ये हेल्दी कंपटीशन बढ़ेगा और इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ठीक है। सो ये बहुत अच्छी बात है। और ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक यू कैन से इट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कि बाहर से कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं इंडिया में, ठीक है। ये उसके एक्सपेंशन ड्राइव का एक एग्जांपल है कि जापान की जो कंपनी ओसाका गैस वो अपने ओवरसीज एक्सपेंशन ड्राइव के तहत ये काम कर रही है। वो सिंगापुर बेस्ड एजीपी इंटरनेशनल होल्डिंग्स में इन्वेस्टमेंट कर रही है टू एंटर इनटू इंडियाज अर्बन गैस डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट, ठीक है। अब इस मार्केट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इंडिया का अर्बन गैस डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट कितना बड़ा है। क्योंकि अगर इतनी बड़ी कंपनी अगर इन्वेस्ट कर रही है तो इसका मतलब है ये मार्केट में बहुत पोटेंशियल होगा, ठीक है। सो अभी इंडिया की जो अर्बन गैस डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट है उसका अगर मार्केट पोटेंशियल की बात की जाए तो अभी वहां पे 6% जो है इंडिया जो है क्लीनर फ्यूल की तरफ काम कर रही है। मार्केट का जो क्लीनर फ्यूल है उसका मतलब जो भी फ्यूल हम यूज कर रहे हैं उसमें 6% क्लीनर फ्यूल यूज कर रही है अभी इंडिया, ठीक है। बट ये आने वाले टाइम पे दैट इज 2030 टिल 2030 इंडिया ने एक प्रपोज किया है कि हम 15% तक हम क्लीनर एनर्जी यूज करेंगे, ठीक है। सो उसी के तहत जापान की जो ओसाका गैस कंपनी है वो उसे पता है कि इंडिया अभी क्लीनर फ्यूल की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। तो ये मार्केट पोटेंशियल भी उसका ज्यादा है। इस पर्टिकुलर मार्केट की अगर मैं बात करूं, क्लीनर गैस डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट, यू कैन से अर्बन गैस डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट, जहां पे हम सीएनजी यूज करेंगे, ठीक है। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इंटरेस्टेड है इस मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट फैक्ट दैट इज इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे 2021, ठीक है। सो इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सो बैक देन इन 2005 ऑन 22 दिसंबर, ठीक है, ऑन 22 दिसंबर 2005 यूएन की जो जनरल असेंबली है वो एक रिजोल्यूशन पास करके उन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उठाया था टू रिकॉग्नाइज सॉलिडारिटी बिटवीन ह्यूमंस, ठीक है। टू रिकॉग्नाइज सॉलिडारिटी बिटवीन ह्यूमंस। इस पूरे स्टेप से क्या होगा, ठीक है। तो उनका जो सोचना था, उनका सोचना ये था कि अगर हम एक स्टेप लेते हैं टुवर्ड्स ह्यूमन सॉलिडारिटी तो ये अल्टीमेटली जो सस्टेनेबल गोल्स हैं यूएन के, ठीक है, उसको भी हम कवर कर सकते हैं। क्यों? अगर हम ह्यूमन सॉलिडारिटी डे की बात करें उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है कि हम एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को सपोर्ट करेगा, ठीक है। सो अंडर ऑल दीज स्टेप ऑफ यूएन, बेसिकली जो यूएन का जो मेन मोटिव है वो है टू अटेन दी सस्टेनेबल गोल्स, ठीक है। उसका एक बहुत बड़ा पहलू है यू कैन से कि भूखमरी है, ठीक है, पॉवर्टी है। तो इन सब चीजों को हटाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उसको हटाने के लिए ये स्टेप भी बहुत जरूरी है। अगर हम वी ऑल आर यूनिफाइड, अगर सारे ह्यूमन एक दूसरे के साथ बहुत एक मुट्ठी बनकर रहते हैं तो हम किसी भी तरीके के चैलेंजेस को झेल सकते हैं। तो सिमिलरली इन द सेम फैशन यूएन जनरल असेंबली ने एक स्टेप लिया ऑन 22 दिसंबर 2005 टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे। और सिमिलरली ऑन 20th ऑफ दिस दिसंबर हमने इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे सेलिब्रेट किया। सो इस साल का जो थीम था यूनिटी इन डाइवर्सिटी। क्या था थीम इस साल का? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे सबसे पहली बार यूएन जनरल असेंबली में थ्रू रिजोल्यूशन पास करके
यूएन जनरल असेंबली ने सबसे पहली बार 22 दिसंबर 2005 को सेलिब्रेट किया था इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे। और इस साल 2021 में ऑन 20th दिसंबर हमने सेलिब्रेट किया इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे, और उसका थीम था यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और इसके पीछे का मैंने आपको एक इंटेंशन बताया कि किस तरीके, अगर ह्यूमन सॉलिडारिटी है तो यूएन को जो सस्टेनेबल गोल्स हैं जिसको अचीव करना बहुत आसान नहीं है, बट अगर ऐसे स्टेप्स लिया जाए तो ये बहुत मुश्किल भी नहीं है। इन द सेम फैशन जो ये हमारा सेलिब्रेशन का जो तरीका है, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे का जो ऑब्जेक्टिव है, टू इरेडिकेट पॉवर्टी, टू इरेडिकेट फेमाइन, तो ये सारी चीजों को इरेडिकेट करने के लिए ह्यूमन सॉलिडारिटी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसी के लिए यूएन की जो जनरल असेंबली उन्होंने 2005 में रिजोल्यूशन पास करके आइडेंटिफाई किया था कि वी विल सेलिब्रेट इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे इन दिसंबर मंथ। और जो फर्स्ट टाइम हुआ था वो 22 दिसंबर 2005 को हुआ था, और इन 2021 हमने सेलिब्रेट किया 20th दिसंबर। और जो थीम था वो क्या था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। So that's all for this particular fact. So let's move towards next fact. So this is very not very important, but still it is important for knowledge perspective, as well as it can be asked in exam, because it is one of the first thing which happens. So space tourist back on Earth after 12 days. तो अभी हमने पहले भी बात किया था कि जापानीज बिलियनियर जो हैं और उनके प्रोड्यूसर हैं और रशियन कॉस्मोनॉट जो हैं वो स्पेस में गए थे कमर्शियल तरीके से, मतलब उन्होंने पे किया था, ठीक है, स्पेस में जाने के लिए, स्पेस में बीइंग और बी अ स्पेस टूरिस्ट। ठीक है, वहां पे वो गए, वहां पे जो आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां पे वो 12 दिन रहकर आए हैं। तो जो क्वेश्चन आ सकता है वो बस ये आ सकता है कि स्पेस टूरिस्ट जो फर्स्ट टाइम जो स्पेस टूरिस्ट बने वो कौन थे। सो दे आर फैशन टाइकून यासाकू मजावा, हिज प्रोड्यूसर योजो हिरानो एंड कॉस्मोनॉट अलेक्जेंडर मिश्रुकिन। ठीक है, सो ये बस क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके अलावा इसमें और ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इट कैन कम कि फर्स्ट टाइम जो स्पेस टूरिस्ट थे वो कौन थे। तो दे आर फैशन टाइकून यासाकू मजावा, हिज प्रोड्यूसर योजो हिरानो एंड कॉस्मोनॉट अलेक्जेंडर मिश्रुकिन। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज factual fact. We have discussed 5 facts. The first fact was related to the first fact is related to High Court seeks FIU stand on PayPal plea against ₹96 lakh penalty. So इस फैक्ट में हमने डिस्कस किया कि FIU क्या है, FIU ने पेपैल के ऊपर जो इम्पोज किया है पेनल्टी वो किस कारण से किया है, फिर मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है। तो हमने ये सारी चीज़ें फर्स्ट फैक्ट के अंदर डिस्कस करी। द सेकंड फैक्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल, जहाँ पे आधार कार्ड को लिंक किया जा रहा है इलेक्टोरल आईडी से। ठीक है, द नेक्स्ट फैक्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द जापान ओसाका गैस कंपनी जो है वो एंटर कर रही है, कहाँ एंटर कर रही है, तो वो एंटर कर रही है इंडिया के अर्बन गैस का जो मार्केट है, डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट है, उसमें वो एंटर कर रही है। उसके बारे में हमने डिस्कस किया किस तरीके से वो सिंगापुर की जो यहाँ की होल्डिंग है उसमें इन्वेस्ट कर रही है, और हमने इस मार्केट का पोटेंशियल देखा कि क्या पोटेंशियल है और आने वाला फ्यूचर क्या है इस मार्केट का। ठीक है, सो वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट इट। द नेक्स्ट फैक्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इज इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे। किस तरीके से यूएन ने पास किया फर्स्ट ऑफ इन 2005 ऑन 22 दिसंबर। और उसके बाद फिर हमने लास्ट फैक्ट जो हमने डिस्कस किया अबाउट दी जो हमारे टूरिस्ट थे, स्पेस टूरिस्ट थे, वो कौन थे। तो देयर आर 3 स्पेस टूरिस्ट, फैशन टाइकून यासाकू मजावा, हिज प्रोड्यूसर योजो हिरानो और कॉस्मोनॉट अलेक्जेंडर मिश्रुकिन। सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस 5 फैक्ट. So that's all for today. We'll meet tomorrow. So let's enjoy and watch this video. Thank you so much.